अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन डिस्कवर ओरिजिनल मौजूद है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे इंस्टॉल कर लें ताकि अगर यूट्यूब पर हमारी वीडियोस आपको नहीं मिल रही तो इस एप्लीकेशन पर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर मिल जाया करेंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हमारे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। मैं भी अरगमाज से इजाज़त लेकर उठ गया। अरगमाज खुद भी काम करने के लिए उठ गया और मैं अपनी आरामगाह में पहुंच गया। मेरे ज़हन में बड़ी खुशगवार सी कैफियत थी। मैं जो कुछ चाह रहा था वो बेहद आसानी से हो गया था। काफ़ी देर तक मैं सोता रहा। इसके बाद नींद की आगोश में पहुंच गया। न जाने कब आंख खुली। इसके बाद बिस्तर से उठने को दिल न चाहा और मैं वहीं पड़ा रहा और साथ साथ नमाज के बारे में सोचता रहा। अगर वो ये बात सुनता तो न जाने कितना खुश होता। अब मुझे इस वक्त का इंतज़ार था जब मैं महल में पहुंचा था। वक्त गुजरने में भला देर कहाँ लगती है। मेरे दोस्त अरगमाज ने मुझे तैयार होने को कहा और मैं शाही महल में जाने के लिए तैयार हो गया। टर्गिश का शाही महल मेरे लिए अजनबी था। ये उस गुरीले का बनाया हुआ था। जब उससे पहले एपिटस हुक्मरान था तो मैं इस शाही महल में रह चुका था जो एपिटस का ज़ाती महल था। लेकिन अब इस गुरीले ने दारुल हुकूमत बदल दिया था और हैरानी की बात यह थी कि यह बदला हुआ दारुल हुकूमत बदले हुए वक्त या बड़े हुए वक्त के साथ बहुत ही खूबसूरत था। मैंने टर्गिश की शाही महल को बहुत ही अच्छी तरह देखा और मैं इससे मुतासर भी हुआ था। शाही महल तक हम घोड़ों पर सवार होकर गए और फिर हम शाही महल में दाखिल हो गए। तब मैंने अरगमाज की हैसियत और उसके इख्तियारात देखे। बाकी बहुत कुछ देखा। शाही महल का तकरीबन सारा निज़ाम अरगमाज के हाथ में था। जगह जगह उसके आदमी तैनात थे। वो सब के सब इसका एहतराम कर रहे थे। फिर वो मुझे लेकर एक बड़े कमरे में पहुंच गया। ये कमरा देखने में किसी दफ्तर से मुशाबा नजर आ रहा था और शाही महल ही का कमरा था। फिर मैंने अरगमाज को एक तख्त पर बैठते देखा और मैंने महसूस कर लिया कि यह अरगमाज ही का दफ्तर है। या अरगमाज ने कुछ लोगों को तलब किया और उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं खुद को खादिम ही समझूं ताकि दूसरे लोग मेरी बढ़ी हुई हैसियत पर कोई तनकीद न कर सके। सो मैंने ऐसा ही किया। फिर उसने कुछ लोगों से कहा, यह शख्स एबनूस के खसूसी मुहाफ़िज़ों में से एक है। नहायत काबिल एतमाद और काबिल भरोसा शख्स है और ये एबनूस के कमरा खास पर पहरा देगा। लोगों को भला मेरी हैसियत पर क्या शक व शुबा हो सकता था, क्योंकि बात अरगमाज की थी। लोगों ने खुलूस दिल से मेरी इस हैसियत को तस्लीम कर लिया और इन्होंने मुझे मकामी मुहाफ़िज़ों का एक लिबास दिया जिसे पहनकर मैंने हथियार हाथ में लिया और एबनूस के कमरा एक खास पर जाने के लिए तैयार हो गया। और प्रोफेसर मेरी शक्ल सूरत बेहद बदली हुई थी, लेकिन मुझ में जो शख्सियत छुपी हुई थी वो इस लिबास में भी आया थी और मैं खुसूसी तौर पर इसका इस्तेमाल भी कर रहा था। फिर आराम का वक्त हो गया और मैंने देखा कि कद्दावर गुरीला जो पहले से कहीं ज़्यादा कद्दावर हो गया था मुहाफ़िज़ों की फ़ौज में घिरा हुआ कमरा ख़ास की तरफ जा रहा था। वाकई इसमें एक शहंशाह का मुकम्मल वकार था। एबनूस की शख्सियत और उसकी जसामत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। पुरवकार अंदाज में चलता हुआ वो अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। मैं उसके मुहाफ़िज़ की हैसियत से उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। बाकी मुहाफ़िज़ उसे अपनी जगह पहुंचाने के बाद मुंतशिर हो गए थे। तब मैंने एक और शख्स को देखा और उसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। यह एपिटस था, बूढ़ा एपिटस, जो अब भी अच्छा खासा जवान था। गुजरे हुए वक्त ने उस पर कोई ख़ास असर नहीं किया था। हालांकि उसे अपनी हुकूमत छोड़े हुए भी एक तवील अरसा गुजर चुका था। लेकिन बहर सूरत तहतुस्सरा में तो उम्रों का तयन एक बेहद अजीब चीज़ था और वह अंदर दाखिल हो गया और मैंने अपनी खसूसी तवज्जो अंदर की तरफ मुंतकिल कर दी। मैं खुले दरवाजे के नज़दीक हो गया। मेरी मुकम्मल तवज्जो अंदर होने वाली गुफ्तगू की जानिब थी। दरवाज़ा भी अंदर से बंद नहीं किया गया था बल्कि खुला हुआ था और इस पर बहुत ही कीमती पर्दे लहरा रहे थे। तब मुझे एपिटस की आवाज़ सुनाई थी। शहंशाह एबनूस किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था शायद, और जवाब में मैंने खूं खूं की आवाज़ सुनी। एबनूस के मुंह से और कोई अल्फाज नहीं निकले थे, लेकिन एपिटस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि शहंशाह के ज़हन में बहुत से तरद्दुद हैं, लेकिन किसी भी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोशिशें की जा रही हैं और बराबर जारी भी हैं। अरगमाज अपनी तलाश में नाकाम होकर वापस आ गया है और इस मसले में मैं उससे बात करूंगा कि इसका अगला कदम क्या होगा। जवाब में फिर कूं कूं की आवाज़ सुनाई दी और मुझे ताज्जुब होने लगा। इसका मकसद ये था कि एपिटस इस जंगली गुरीले की ज़ुबान बहुत अच्छी तरह समझता था। तब एपिटस फिर बोला, बेशक ज़हनी तरद्दुद दूर करने के लिए औरत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैं चलता हूँ। खूं खूं गुरीले की आवाज़ फिर सुनाई दी और मैं एपिटस के अगले अल्फाज सुनने की कोशिश करने लगा। अच्छा, मैं भेजता हूँ, अब मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। फिर वो कमरे से बाहर निकल आया। मैं दरवाजे से फ़ौरन हट गया था और एक कोने में उस अंदाज में जा खड़ा हुआ था
जैसे मैंने कोई बात सुनी ही ना हो और ना ही कोई तवज्जो दी हो। बहरहाल ये मेरी चालाकी थी और कुछ नहीं। एपिटस मुझ पर तवज्जो दिए बगैर एक जानिब चला गया और मैं एपिटस के बारे में गौर करने लगा। दरहकीकत ये शख्स बेहद चालाक था। इसे सारा बंदोबस्त संभाला हुआ था और अपने जाल में इस गुरीले को भी फंसाया हुआ था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। इसके बाद मैंने एक और मंजर देखा। ये बहुत ही हसीन लड़कियां थीं, अच्छे लिबासों में मुज़य्यन। वह अबनूस की ख्वाबगाह की जानिब आ रही थी और फिर वो अंदर दाखिल होगी। उनके नुकरई कह के कमरे में गूंज रहे थे। शायद वो अबनूस को शराब पिला रही थी और फिर अबनूस की खूनखार गुर्राहटें सुनाई देने लगी। वो शायद किसी पर बिगड़ रहा था। बहरहाल बात मेरी समझ में नहीं आई। अबनूस की गुर्राहटों में उन लड़कियों की चीखें और कराहें भी शामिल थीं। बड़ा बेहंगम शोर था। सांसों की गुर्राहटें और लड़कियों की चीखें एक अजीब सा हंगामा पैदा कर रही थीं। फिर वो सब बुरी तरह चीखती हुई बाहर निकल गई। इनके लिबास से नुचे हुए थे और जिस्मों पर जगह जगह खून नजर आ रहा था। शायद अबनूस ने उन्हें बुरी तरह ज़दोकोब किया था। बहरहाल जिस्मानी तौर पर उन्हें अजियत का शिकार बनाया गया था और मैं हैरान था। एक वक्त में 5-6 खादमाओं के साथ अजीबो गरीब सलूक। मैंने लड़कियों के चेहरों की जानिब देखा। उनके चेहरे जर्द हो रहे थे। चंद साथ के बाद अबनूस भी नमदार हुआ। उसने इधर उधर देखा और फिर उसने दोनों हाथ फैलाकर किसी को अपने करीब आने का इशारा किया। इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। चुनाचे मैं तेजी से उसके नजदीक पहुंच गया। मेरे साथ 3 मुहाफिज और आगे बढ़ाए थे। अबनूस आगे की जानिब चल बढ़ा। मैं इसके बिल्कुल पीछे था और मेरे पीछे 3 मुहाफिज और थे। अबनूस एक मरतबा रुख बदल कर मेरी जानिब देखा और फिर गर्दन हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अब वो महल की खूबसूरत राहदारी से गुजरता हुआ एक तरफ जा रहा था और हम चारों खादिम उसके साथ थे। एक बार फिर उसने पलट कर हम लोगों को देखा और मुझे रुकने का इशारा करते हुए इन 3 खादिमों को जाने को कहा। चुनाचे मैं इसके साथ साथ चलता रहा। थोड़ी देर के बाद अबनूस एक कमरे के करीब पहुंच कर रुक गया जहां 2 पहरेदार खड़े हुए थे। इन पहरेदारों ने अबनूस को देखा और भाले गिरा दिया और दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे गर्दन से अंदर आने का इशारा किया और मैं उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ बड़े आला किस्म के आराशी ज़रूफ मौजूद थे। चारों तरफ रंगीन पर्दे लहरा रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत मसहरी बिछी हुई थी और इस खूबसूरत मसहरी पर जो कोई मौजूद था उसे देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से खुली की खुली रह गई थी। ये परसिफून थी, हकीकी महबूबा और स्वैची दरिंदे अबनूस की माँ, लेकिन प्रोफेसर हसीनो जमील परसिफून जो आज भी इसी तरह जवान थी। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी क्योंकि जिस तरह इन लोगों की उम्रों का तनासुब था, इनके खदोखाल इसी मुनासबत से तब्दील होते थे। इनके अंदाज में इसी तरह तगय्युर पैदा होता था और परसिफून शायद तहतु सरा के लिहाज से अभी नौजवान थी। ये दूसरी बात है कि इसका बेटा जवान हो गया था। परसिफून ने उसे देखा और उसके अंदाज में एक वहशत पैदा होगी। मैं इस वहशत को समझ नहीं सका था। उसके चेहरे पर जर्दी खिंड गई थी। उसने इस अंदाज में इधर उधर देखा जैसे वो खुद को वहशत ज़दा कैदी महसूस कर रही हो। फिर वो अंदर में सैरी पर बैठ गई और नफरत से बोली, तो फिर आ गया अबनूस, जालिम कुत्ते दरिंदे। उसने वहशत ज़दा लहजे में कहा और अबनूस अपने सीने पर हाथ फेरने लगा। मैं तुझ पर लानत भेजती हूँ। मुझे उस वक्त का अफसोस है जब तूने गंदे कीड़े मेरे बदन से जन्म लिया था। जवाब में अबनूस ने कुछ कहा। उसने इंसानों की तरह एक मसनद घसीटी और उस पर बैठ गया। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। तू भी देख रहा है वैशी गुलाम दरिंदे, क्या तुझ से यह नहीं हो सकता कि तू इसे निकाल कर बाहर कर दे? इसने मेरी जानिब देखा और मैंने गर्दन झुका दी। कहा, मैं जानती हूँ तू कहता है कि तू सिर्फ एक गुलाम है। तेरी अपनी क्या हैसियत है? अगर तू मुझे इस शख्स से निजात दिला दे तो मैं वादा करती हूँ कि तुझे वो हैसियत दूंगी जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपना ये चौड़ा भाला इसके सीने में उतार दे, उतार दे। मैं कहती हूँ उतार दे। तू तो इसे कत्ल कर दे। मैं कहती हूँ इसे कत्ल कर दे। परसिफून वहशियाना अंदाज में कह रही थी और एक बार अबनूस ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी सुर्ख आंखों में खौफनाक चमक थी। मैं लरज़ने की अदाकारी करते हुए कई कदम पीछे हट गया और अबनूस मुतमईन हो गया। परसिफून खौफज़दा निगाहों से कभी मुझे देख रही थी और कभी उसे। तू तो आखिर किस इरादे से आया है? देख, मैं तेरी माँ हूँ। रिश्ते बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। तूने मेरे पेट से जन्म लिया है। जवाब में अबनूस ने करीब रखा वो गुलदान जमीन पर दे मारा, गोया वो परसिफून की इस बात से नफरत का इजहार कर रहा था। फिर अबनूस ने मेरी जानिब देखा और हाथ से इशारा करते हुए मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा। मैं दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद वहीं रहा। दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश मैंने खुद नहीं की थी। मैं देखना चाहता था कि परसिफून इतनी खौफजदा क्यों है और क्या किस्सा है। परसिफून किस अजाब में गिरफ्तार है? चुनाचे मैं वहीं खड़ा रहा। अबनूस ने एक बार फिर मेरी जानिब देखा और फिर इस तरह गर्दन घुमा ली जैसे उसे मेरी मौजूदगी की परवाह ना हो। तब उसने एक जानिब इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा, वहां शराब के बर्तन रखे हुए थे। परसिफून खौफजदा होंठों पर जुबान फेरती रही। पिसरूस ने गंभीर लहजे में कहा, नहीं, मैं तुझे शराब नहीं पिलाऊंगी। मैं तेरी माँ हूं। तू मेरे रिश्ते को भूल गया, लेकिन मैं नहीं। और अबनूस खड़ा हो गया और वह खूनखार अंदाज में आगे बढ़ रहा था। और फिर उसने अपने वहशी पंजे में परसिफून के लिबास को पकड़ लिया और परसिफून उठ खड़ी हुई। इसका तकरीबन सारा लिबास उतर गया था। जलील कुत्ते कमीने,
उसे रुहान से लहजे में कहा, लेकिन एबनूस ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तब परसिफून फौरन अपनी जगह से कराती उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आखिरकार शराब का सामान उसे लेकर आना ही पड़ा। वो कराती हुई शराब का सामान ले आई। एबनूस उस कुर्सी पर बैठ गया था। तब परसिफून ने शराब प्याले में उंडेली और उसके सामने बढ़ा दी। एबनूस ने शराब हल्के में उंडेलना शुरू कर दी। मुझे शदीद हैरत हो रही थी। परसिफून अब भी रो रही थी। आह गुलाम खोजाल, आह गुजरे हुए वक्त तूने मेरे साथ बड़ा शदीद धोखा किया है। मैं उस शख्स की बद्दुआएं अपने साथ रखती हूँ जिसके साथ मैंने बेवफाई की थी, और बिलाशुबा वो इस काबिल न था कि उससे बेवफाई की जाती। आह मेरे महबूब, मेरे है कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसके नतीजे में मुझे यह सजा मिल रही है। काश मैं उस जंगली भेड़ियों को जन्म न देती, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये दरिंदा ही रहेगा और मेरे साथ ये सब कुछ होगा। आह एपिटस, काश तू कभी मेरे बारे में भी सोचता। ये सब कुछ तेरे ताउन से हुआ। आह मेरे बाप, मेरे मनहूस बाप। परसिफून रोती रही और एबनूस उसके आंसू और सिसकियों से लापरवाह शराब नोशी में मसरूफ रहा। दफातन उसने अपने हाथ से पैमाना फेंक दिया और सुराही उठाकर मुंह से लगा ली, गोया उसे इस अंदाज में पीना पसंद नहीं था, और फिर वो शेर हो गया। आह मैं नातवा हूं एबनूस, मैं तेरी माँ हूं। तूने मेरे बदन से जन्म लिया है, लेकिन तू इन बातों को क्या समझे कि तू इंसान कहाँ है। गुरिल्ला आगे बढ़ा और उसने परसिफून के चाने पर हाथ रख दिया। नहीं, हरगिज़ नहीं। वही वहशत के सलूक के मेरे साथ जो तू आज तक करता रहा, उसने कहा, और गुरिल्ला गुर्राने लगा। और फिर उसने परसिफून को पकड़ लिया। उसे बुरी तरह नोच रहा था, और फिर चंद साथ के बाद उसने परसिफून का बकिया लिबास से चंदी कर दिया। मेरी निगाहों में बस एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। गुआब में है कि नहीं था, लेकिन प्रोफेसर, मैं इस बात को किस तरह नजरअंदाज कर सकता था कि सदियों की जिंदगी में पहली बार किसी शिकस्त खोर्दगी का एहसास मेरे ज़हन में उभरा था, और इन चंद लोगों से इंतकाम का ख्वाहिशमंद था मैं। गो इससे कबल परसिफून मेरे ज़हन में नहीं थी, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लग रहा था। वो भी तो बेवफा थी, उसने भी तो अपने शौहर से गद्दारी की थी, और ये इसी गद्दारी की कुदरती सजा थी। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी। मैंने परसिफून के बदन पर बेशुमार खराशों के निशान देखे, और फिर इन खराशों में इजाफा हो गया, लेकिन इन नई खराशों से खून रिस रहा था, और परसिफून की कर्बनाक चीखें यकीनन बाहर तक जा रही होंगी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। किसी ने उसकी कर्बनाक चीखों पर तवज्जो नहीं दी, और गुरिल्ला गुर्राता रहा, इसे भंबोड़ता रहा। परसिफून सख्त मुसीबत ज़दा थी, और फिर उसकी आवाज़ डूबती चलेगी। मैंने सोचा कि शायद वो मर गई। गुरिल्ले ने उसके साथ जो वैश्याना सलूक किया था, उसके तहत उसकी ज़िंदगी मुश्किल ही थी, लेकिन अब मेरी मजाल नहीं हो सकती थी कि मैं उसके करीब जाकर उसे दिखता। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। गुरिल्ला एक बार फिर शराब के बर्तनों के नज़दीक आया, और उसने शराब का एक जाम उठाकर उसकी सारी शराब हल्क में उंडेल ली। शराब उसके सीने पर बह रही थी, और बड़ा ही खौफनाक और वहशत अंगेज लग रहा था वो। फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। गुरिल्ले ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, वो सीधा निकलता चला गया, और एक बार फिर वो अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया। गोया वो आराम करना चाहता था। मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दूसरे मुहाफिजों के साथ खड़ा हो गया। आज मुझे समझ आई थी उस जादूगर की बद्दुआ। ये गुरिल्ला परसिफून का बच्चा था ही नहीं, ये एक शैतान का बेटा था, जिसने एक जादू के जरिए जन्म लिया था। और आज जो मैंने सलूक देखा था, इससे यह साबित हो गया था कि यह परसिफून की औलाद तो हो नहीं सकता। कहाँ रह गया था वो? एक मुहाफिज ने पूछा। यह बताना क्या जरूरी है? मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें मालूम नहीं है? उसने मुस्कुरा कर कहा। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। तुम कहाँ थे? अंदर ही था। बड़ा ही वैशी जानवर है। तुम शहनशाह के बारे में ऐसा कह रहे हो? शहनशाह? सिपाही ने हंस कर कहा। हाँ है तो वो शहनशाह ही। क्यों, तुम्हें इख्तिलाफ है? यार अगर तुम पहरेदारी में नए हो तो महल के मामलात में भी कोरे ही हो क्या? हाँ, मैं बाहर की फौजों में था, महल के मामलात से नावाकिफ हूँ, मैंने मासूमियत से कहा। ओह ये बात है, मगर अब तो तमाशा देख लिया। हाँ, और हैरत अंगेज तमाशा। यहाँ तो तुम तमाशे ही देखते रहोगे। शायबिटस ने जो जाल फैलाया इसका कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब? तुम क्या समझते हो कि कोई गुरिल्ला जी होश जानवर है? फिर वो सिर्फ गुरिल्ला है, खसूसी सलाहियतों का मालिक, एक जानवर, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हुकूमत कौन करता है? वही जिसे करना चाहिए, यानी शाह एपिटस। दरअसल गहरी कहानी है। सिपाही बहुत बातूनी मालूम होता था। मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे ये कहानी नहीं सुनाओगे? मुझे तफसील जानने का बेहद शौक है, और तुम्हारी बात पर हैरत भी। हैरत क्यों है? तुम कहते हो कि वो खसूसी सलाहियतों का मालिक गुरिल्ला है, लेकिन मैं आज तक यही सुनता रहा हूं कि वो एक बाहोश शहनशाह है जो बड़ी उम्दगी से हुकूमत करता रहा है। गो तहत उस सराह की तारीख में ये एक हैरत अंगेज वाक़या, लेकिन फिर इसे हैरत अंगेज यूं नहीं कह सकते कि बहरहाल गुरिल्ले ने एक औरत के पेट से जन्म लिया है। इसके अलावा मैंने इसकी जो हरकत देखी है, इनसे यही अंदाजा होता है कि वो काफी समझदार है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि हुकूमत कर सके। लेकिन ये सब क्या है? एपिटस की साजिश। दरअसल हुकूमत के शौक ने एपिटस को इंसानियत से काफी गिरा दिया है। उसने अपनी बेटी की शादी उस शख्स से कर दी जिसने खुद को इसका अहल साबित किया।
लेकिन फिर उसके ज़हन में साजिशों ने जन्म लिया और उसने एक साजिश की। उसकी बेटी ने उस गुरीले को जन्म दिया था और यह ख्याल है ये गुरीला है कि कहीं नुत्फे से न था। लेकिन एपिटस और उसकी बेटी चाहते थे कि इनकी औलाद हुकूमत करे। चुनाचे एपिटस ने गुरीले की परवरिश की और उसे खुसूसी तरबियतें दी। इस तरह गुरीले ने हैकी को शिकस्त दी और यही एपिटस का मंसूबा था। अब गुरीला बज़ाहिर शहंशाह है लेकिन हुकूमत एपिटस कर रहे हैं। गुरीला एक ताकतवर जानवर है, चुनाचे उसे शिकस्त देने वाला कोई वजूद नहीं है और एपिटस की हुकूमत महफूज है। और यह भी एक राज ही है कि जब उसकी बेटी को बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे से इस गुरीले को बदल दिया गया था और यह कहावत आम कर दी गई कि एक गुरीले ने एक औरत के पेट से जन्म लिया है। सिपाही ने कहा, ओह बड़ी अनोखी बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ लोगों के लिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे दोस्त, अभी मैंने एक अनोखा वाकया देखा है। हाँ, लेकिन एक वैशी जानवर के लिए रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं। अगर वो कोई इंसान होता तो उससे यह हरकत सरजद न होती। और तुम वैसे भी जानते हो कि परसिफोन का असली बेटा खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह एक गुरीले को उसकी गोद में डाल दिया गया था। हाँ, आम लोग नहीं जानते, यहाँ तक कि हमारा आका अर्गमास भी शायद इस बात से नावाकिफ है। लेकिन कौन अपनी जिंदगी का खतरा मोल ले? एपिटस को भी ये बात मालूम होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, एपिटस को क्या पड़ी है कि वो इस तरफ तवज्जो दे या किसी का हाल जानने की कोशिश करे। वो हुकूमत कर रहा है और यही उसके लिए काफ़ी है। और मेरे जहन में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। बड़ी उम्दा बात थी, बड़ा खूबसूरत मंसूबा था। बल्कि मैं तो ये सोचने लगा था कि अबनूस को शिकस्त देने के लिए मैंने जो तवील कार्रवाइयाँ की हैं वो तो हमाकत थी। इसे तो इस महल में आकर ही शिकस्त दी जा सकती थी। बहरहाल अगर हालात यूं हैं तो यूं ही सही, लेकिन अभी फ़ौरन कार्रवाई मुनासिब नहीं है। पहले कुछ और हालात जान लिए जाएं तो बेहतर है। चुनाचे मैंने खामोशी इख्तियार की। हाँ, जब मेरी ड्यूटी के औकात ख़त्म हुए और मेरी जगह एक दूसरे पहरेदार ने ले ली तो मैं अर्गमास के पास पहुँच गया। अर्गमास ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था और फिर बोला, तुम थक गए हो गेराइनो? थकन का लफ्ज़ मेरी लुगत में नहीं है। खूब, वैसे तुम भी उम्दा सलाहियतों के मालिक इंसान हो। मैंने तुम्हारे अंदर की खुसूसी सलाहियतों को महसूस किया है। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। क्या तुमने हमारे शहनशाह अबनूस को देखा? हाँ, अच्छी तरह। और इस गुरीले को इस तैतुस सरा का अजूबा कहा जा सकता है। वो तो बड़ी आला सलाहियतें रखता है। हाँ, वो जानता है कि वो नाकाबिले तस्खीर है और उसे एपिटस से कोई इख्तिलाफ नहीं है। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करना है। मेरी फितरत में एक नुमाया कमजोरी है, अर्गमास ने कहा। कैसी कमजोरी? इससे कबल मैं अबनूस का वफादार था और उसकी बेहतरी के बारे में सोचता था। ज़हन की बात जो कुछ भी थी, लेकिन मैं मुतरद्दिद नहीं था। अब सूरत-ए-हाल दूसरी है। अब मैं इसका मुखालिफ हूँ। चुनाचे दिल चाहता है कि जो कुछ कर रहा हूँ जल्दी से कर डालूँ। ये जज्बा बुरा तो नहीं होता अर्गमास। हाँ, लेकिन मैं अभी तारीकियों में हूँ। क्यों? मेरे ज़हन में कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं है इन लोगों के खिलाफ कुछ करने के लिए। हाँ, फिर तुम क्या चाहते हो? जल्द अज जल्द बागियों से मिलना चाहता हूँ। इनसे मिलकर क्या करोगे? इनकी जद्दोजहद में हिस्सादार बनूंगा। क्या तुम इन्हें कोई बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हो? क्या मतलब? इनकी तादाद बेशुमार है, इसलिए किसी एक आदमी के इनमें शामिल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई उम्दा मंसूबा इन तक पहुंचाया जाए तो इनकी मदद हो सकती है। उम्दा मंसूबा क्या है वो मैं बता सकता हूँ। तो बताओ मेरे दोस्त। अबनूस के खिलाफ बगावत का ऐलान मामूली होगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अबनूस के बेशुमार हम नवा हैं और फिर फौजें तो वही करेंगी जिसका हुक्म अबनूस देगा। तो इन फौजों से जंग के लिए बागियों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्या मतलब? अर्गमास ने ताज्जुब से पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके लिए इन्हें असलहा दरकार होगा। ओह यकीनन, और मुझे यकीन है कि असलहा बागियों की सबसे अहम ज़रूरत है। बेशक, चुनाचे अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारी पहुँच शाही अफवाज के असलहा खाने तक हो सकती है? मैंने पूछा। हाँ, गो इसकी सरबराही किसी और के सपुर्द है, लेकिन मैं इस तक पहुँच सकता हूँ और असलहे का एक अजीम शान ज़ख़ीरा भी हासिल कर सकते हो। यह ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ओह, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन फिर एक सवाल आ जाता है, क्या हम असलहा बागियों तक कैसे पहुँचाएंगे जबकि हमें इनके ठिकाने का इल्म नहीं है? मैं इस सिलसिला में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन किस तरह? मेरे ऊपर भरोसा रखो दोस्त, जबकि तुम इस बात को तस्लीम कर चुके हो कि मैं बहुत सी अनोखी सलाहियतों का मालिक हूँ। मैंने कहा और अर्गमास किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम भी मुझे बेहद पुरस्रार आदमी मालूम होते और आइनो, यही समझ लो। और अब तुम मेरे ज़हन में एक और शुबा जगा रहे हो, वो भी बता दो। कहीं बागियों से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं है? मैंने जवाब दिया। ओह, तो क्या तुम इनके ठिकाने से वाकिफ़ हो? अब तुम बच्चों की तरह सवालात करने लगे अर्गमास। फिल वक्त इन बातों को जाने दो। मेरे बारे में तो ये सोचो कि क्या तुमसे मुलाकात से कबल मैं इन मामलात में दखील था? मेरा ख्याल है नहीं। फिर तुम खुद फैसला कर सकते हो। अब मेरी राय इस बारे में ना सोचो, पहले इसका फैसला करो कि असलहा खाने के अजीम ज़खायर किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। अर्गमास ने कहा और देर तक यही सोचता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, इस सिलसिला में भी कोई तजवीज़ सोचना होगी। और मैं खामोश हो गया।
मेरा जहन बहुत से ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। फिर मैंने अचानक सवाल किया, असलिया खाना के मुहाफिज का क्या नाम है? एतास, उसने जवाब दिया। किस कुमाश का इंसान है? अयाश तबाह, औरत खौर, जैसा कि यहाँ के दूसरे लोग हैं। बहुत से लोग तो एबनूज से सिर्फ इसलिए खुश हैं कि इसके दौरे हुकूमत में औरत की इज्जत और असमत बेमानी होकर रह गई है और कोई भी शख्स किसी भी औरत पर हाथ डाल सकता है। इसकी किसी फरियाद की सुनवाई नहीं होती। वो मुहाफिज भी औरतों से मुतासर होता है। हाँ, ऐसे कितने लोग तुम्हारे साथ हैं अरगमास, जो खुफिया तौर पर सिर्फ है तुम्हारी जात के लिए काम करें और ये ना सोचें कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे लोग, अरगमास ने कहा और किसी सोच में डूब गया। फिर बोला, कम अज कम 20 आदमी ऐसे जरूर मिल जाएंगे, काफी है। अच्छा, एक बात और बताओ। जरूर। क्या तुम इस बगावत की कामयाबी के लिए अपनी बहन को दाव पर लगा सकते हो? मेरा मतलब है, इसके लिए कोई खतरा मोल ले सकते हो? कैसा खतरा? मेरी मुराद है कि वो एताज को अपने जाल में फांस ले और हमारे आदमी असलिया खाना खाली कर दें। मैंने कहा और अरगमास किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, गो ये खतरनाक काम है, लेकिन अगर शानिया से इसके लिए कहा जाए तो फौरन तैयार हो जाएगी। वो इस सिलसिला में इतनी पुरजोश है। हर तहरीक की तकमील के लिए खतरात से खेलना ही पड़ता है अरगमास। अब ये उसकी चालाकी होगी कि वो खुद को एताज की हवस से बचाए, इसे इतनी शराब पिलाए कि एताज हवास में न रहे। और इसके लिए एक और तरकीब भी है। वो क्या? तुम खुद शानिया को एताज से रोशनास कराओ ताकि एताज फौरन ही बदहवास न हो। अरगमास ने मेरी बातों पर खूब गौर किया। फिर बोला, ठीक है, फर्ज करो हम इस तरह असलिया हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर इसे यहाँ से किस तरह ले जाएंगे? तुम्हें रवानगी के अहकामात कहाँ से मिलते हैं? मैंने पूछा। एपिटस से, बराह रास्त। हाँ, और एपिटस तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है। हाँ, वो मुझे अपने मुतमद्दों में समझता है। बस तो अगर तुम इससे असलिया हासिल कर लो तो इसे एक तजवीज़ पेश करो। इसे कहो कि तुम एक काफिला लेकर जाना चाहते हो। बागी लूटते हैं, वो तुम्हारे काफिले को भी लूटेंगे और इस तरह तुम इनके ठिकाने का खोज लगा लोगे।